कौम के नाम संदेश। भगत सिंह कौम के नाम संदेश के रूप में प्रसिद्ध और नवयुवक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र शीर्षक के साथ मिले इस दस्तावेज के कई प्रारूप और हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं। यह एक संक्षिप्त रूप है। लाहौर के पीपुल्स में 29 जुलाई 1931 और इलाहाबाद के अभ्युदय में 8 मई 1931 के अंत में इसके कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। ये दस्तावेज अंग्रेज सरकार की एक गुप्त पुस्तक बंगाल में संयुक्त मोर्चा आंदोलन की प्रगति पर नोट से प्राप्त हुआ, जिसका लेखक CID अधिकारी CES फेवेदर था और जो उसने 1936 में लिखी थी। उसके अनुसार ये लेख भगत सिंह ने लिखा था और 3 अक्टूबर 1931 को श्रीमती विमला प्रभादेवी के घर से तलाशी में हासिल हुआ था। संभवतः 2 फरवरी 1931 को ये दस्तावेज लिखा गया। नवयुवक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र। प्रिय साथियों, इस समय हमारा आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से गुजर रहा है। 1 साल के कठोर संग्राम के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने हमारे सामने शासन विधान में परिवर्तन के संबंध में कुछ निश्चित बातें पेश की हैं और कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण दिया है कि वे आकर शासन विधान तैयार करने के कामों में मदद दें। कांग्रेस के नेता इस हालत में आंदोलन को स्थगित कर देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। वे लोग आंदोलन स्थगित करने के हक में फैसला करेंगे या खिलाफ, ये बात हमारे लिए बहुत महत्व नहीं रखती। ये बात निश्चित है कि वर्तमान आंदोलन का अंत किसी न किसी प्रकार के समझौते के रूप में होना लाजिमी है। ये दूसरी बात है कि समझौता जल्दी हो जाए या देरी हो। वस्तुतः समझौता कोई है और निंदा योग्य वस्तु नहीं, जैसा कि साधारणतः हम लोग समझते हैं, बल्कि समझौता राजनीतिक संग्रामों का एक अत्यावश्यक अंग है। कोई भी कौम जो किसी अत्याचारी शासन के विरुद्ध खड़ी होती है, जरूरी है कि वह प्रारंभ में असफल हो और अपनी लंबी जद्दोजहद के मध्यकाल में इस प्रकार के समझौते के जरिए कुछ राजनीतिक सुधार हासिल करती जाए, परंतु वह अपनी लड़ाई की आखिरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपनी ताकतों को इतना दृढ़ और संगठित कर लेती है और उसका दुश्मन पर आखिरी हमला ऐसा जोरदार होता है कि शासक लोगों की ताकतें उस वक्त तक भी यह चाहती हैं कि उसे दुश्मन के साथ कोई समझौता कर लेना पड़े। ये बात रूस के उदाहरण से भली भांति स्पष्ट की जा सकती है। 1905 में रूस में क्रांति की लहर उठी। क्रांतिकारी नेताओं को बड़ी भारी आशाएं थीं। लेनिन उसी समय विदेश से लौटकर आए थे, जहां वह पहले चले गए थे। वे सारे आंदोलन को चला रहे थे। लोगों ने कोई दर्जन भर भूस्वामियों को मार डाला और कुछ मकानों को जला डाला, परंतु वह क्रांति सफल न हुई। उसका इतना परिणाम अवश्य हुआ कि सरकार कुछ सुधार करने के लिए बाध्य हुई और द्यूमा पार्लियामेंट की रचना की गई। उस समय लेनिन ने द्यूमा में जाने का समर्थन किया, मगर 1906 में उसी का उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और 1907 में उन्होंने दूसरी द्यूमा में जाने का समर्थन किया, जिसके अधिकार बहुत कम कर दिए गए थे। इसका कारण था कि वह द्यूमा को अपने आंदोलन का एक मंच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। इसी प्रकार 1917 के बाद जब जर्मनी के साथ रूस की संधि का प्रश्न चला, तो लेनिन के सिवाय बाकी सभी लोग उस संधि के खिलाफ थे। परंतु लेनिन ने कहा, शांति, शांति और फिर शांति, किसी भी कीमत पर हो शांति। यहाँ तक कि यदि हमें रूस के कुछ प्रांत भी जर्मनी के वारलाट को सौंप देने पड़े तो भी शांति प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब कुछ बोल्शेविक नेताओं ने भी उनकी इस नीति का विरोध किया, तो उन्होंने साफ कहा कि इस समय बोल्शेविक सरकार को मजबूत करना है। जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ वह ये है कि समझौता भी एक ऐसा हथियार है जिसे राजनीतिक जद्दोजहद के बीच में पग पग पर इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है, जिससे एक कठिन लड़ाई से थकी हुई कौम को थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके और वह आगे युद्ध के लिए अधिक ताकत के साथ तैयार हो सके। परंतु इन सारे समझौतों के बावजूद जिस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए, वह हमारा आदर्श है जो हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिए हम लड़ रहे हैं उसके संबंध में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ होने चाहिए। यदि आप 16 आने के लिए लड़ रहे हैं और एक आना मिल जाता है, तो वह एक आना जेब में डालकर बाकी 15 आने के लिए फिर जंग छेड़ दीजिए। हिंदुस्तान के मॉडरेटर की जिस बात से हमें नफरत है वह यही है कि उनका आदर्श कुछ नहीं है। वे एक आने के लिए ही लड़ते हैं और उन्हें मिलता कुछ भी नहीं। भारत की वर्तमान लड़ाई ज्यादातर मध्य वर्ग के लोगों के बलबूते पर लड़ी जा रही है, जिसका लक्ष्य बहुत सीमित है। कांग्रेस दुकानदारों और पूंजीपतियों के जरिए इंग्लैंड पर आर्थिक दबाव डालकर कुछ अधिकार ले लेना चाहती है, परंतु जहां तक देश की करोड़ों मजदूर और किसान जनता का ताल्लुक है, उनका उद्धार इतने से नहीं हो सकता। यदि देश की लड़ाई लड़नी हो तो मजदूरों, किसानों और सामान्य जनता को आगे लाना होगा, उन्हें लड़ाई के लिए संगठित करना होगा। नेता उन्हें आगे लाने के लिए अभी तक कुछ नहीं करते, न कर ही सकते हैं। इन किसानों को विदेशी हुकूमत के साथ साथ भूमिपतियों और पूंजीपतियों के जुए से भी उद्धार पाना है, परंतु कांग्रेस का उद्देश्य यह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लोग संपूर्ण क्रांति नहीं चाहते। सरकार पर आर्थिक दबाव डालकर वे कुछ सुधार और लेना चाहते हैं।
भारत के धनी वर्ग के लिए कुछ रियायतें और चाहते हैं, और इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि कांग्रेस का आंदोलन किसी न किसी समझौते या असफलता में खत्म हो जाएगा। इस हालत में नौजवानों को समझ लेना चाहिए कि उनके लिए वक्त और भी सख्त आ रहा है। उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं उनकी बुद्धि चकरा न जाए या वे हताश न हो बैठे। महात्मा गांधी की 2 लड़ाइयों का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद वर्तमान परिस्थितियों और अपने भविष्य के प्रोग्राम के संबंध में साफ साफ नीति निर्धारित करना हमारे लिए अब ज्यादा जरूरी हो गया है। इतना विचार कर चुकने के बाद मैं अपनी बात अत्यंत सादे शब्दों में कहना चाहता हूं। आप लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये नारा हमारे लिए बहुत पवित्र है और इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। जब आप नारे लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोग वस्तुतः जो पुकारते हैं वही करना भी चाहते हैं। असेंबली बम केस के समय हमने क्रांति शब्द की यह व्याख्या की थी। क्रांति से हमारा अभिप्राय समाज की वर्तमान प्रणाली और वर्तमान संगठन को पूरी तरह उखाड़ फेंकना है। इस उद्देश्य के लिए हम पहले सरकार की ताकत को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इस समय शासन की मशीन अमीरों के हाथ में है। सामान्य जनता के हितों की रक्षा के लिए तथा अपने आदर्शों को क्रियात्मक रूप देने के लिए, अर्थात समाज का नए सिरे से संगठन कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार करने के लिए हम सरकार की मशीन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हम इस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, परंतु इसके लिए साधारण जनता को शिक्षित करना चाहिए। जिन लोगों के सामने इस महान क्रांति का लक्ष्य है, उनके लिए नए शासन सुधारों की कसौटी क्या होनी चाहिए। हमारे लिए निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान रखना किसी भी शासन विधान की परख के लिए जरूरी है। 1. शासन की जिम्मेदारी कहां तक भारतीयों को सौंपी जाती है। 2. शासन विधान को चलाने के लिए किस प्रकार की सरकार बनाई जाती है और उसमें हिस्सा लेने का आम जनता को कहां तक मौका मिलता है। 3. भविष्य में उससे क्या आशाएं की जा सकती हैं, उस पर कहां तक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सर्वसाधारण को वोट देने का हक दिया जाता है या नहीं। भारत की पार्लियामेंट का क्या स्वरूप हो, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की काउंसिल ऑफ स्टेट सिर्फ अमीरों का जमघट है और लोगों को फांसने का एक पिंजरा है, इसलिए उसे हटाकर एक ही सभा, जिसमें जनता के प्रतिनिधि हो, रखनी चाहिए। प्रांतीय स्वराज्य का जो निश्चय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हुआ, उसके संबंध में मेरी राय है कि जिस प्रकार के लोगों को सारी ताकतें दी जा रही हैं, उससे तो यह प्रांतीय स्वराज्य न होकर प्रांतीय जुल्म हो जाएगा। इन सब अवस्थाओं पर विचार करके हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले हमें सारी अवस्थाओं का चित्र साफ तौर पर अपने सामने अंकित कर लेना चाहिए। यद्यपि हम यह मानते हैं कि समझौते का अर्थ कभी भी आत्मसमर्पण या पराजय स्वीकार करना नहीं, किंतु एक कदम आगे और फिर कुछ आराम है, परंतु हमें साथ ही यह भी समझ लेना कि समझौता इससे अधिक भी और कुछ नहीं। वह अंतिम लक्ष्य और हमारे लिए अंतिम विश्राम का स्थान नहीं। हमारे दल का अंतिम लक्ष्य क्या है और उसके साधन क्या है, ये भी विचारणीय है। दल का नाम सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है और इसलिए इसका लक्ष्य एक सोशलिस्ट समाज की स्थापना है। कांग्रेस और इस दल के लक्ष्य में यही भेद है कि राजनीतिक क्रांति से शासन शक्ति अंग्रेजों के हाथ से निकल हिंदुस्तानियों के हाथों में आ जाएगी। हमारा लक्ष्य शासन शक्ति को उन हाथों के सुपुर्द करना है जिनका लक्ष्य समाजवाद हो। इसके लिए मजदूरों और किसानों की आय संगठित करना आवश्यक होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए लॉर्ड रीडिंग या इरविन की जगह तेज बहादुर या पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के आ जाने से कोई भारी फर्क न पड़ सकेगा। पूर्ण स्वाधीनता से भी इस दल का यही अभिप्राय है। जब लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया तो हम लोग पूरे दिल से इसे चाहते थे, परंतु कांग्रेस के उसी अधिवेशन में महात्मा जी ने कहा कि समझौते का दरवाजा अभी खुला है। इसका अर्थ ये था कि वह पहले ही जानते थे कि उनकी लड़ाई का अंत इसी प्रकार के किसी समझौते में होगा और वे पूरे दिल से स्वाधीनता की घोषणा न कर रहे थे। हम लोग इस बेदिली से घृणा करते हैं। इस उद्देश्य के लिए नौजवानों को कार्यकर्ता बनकर मैदान में निकलना चाहिए। नेता बनने वाले तो पहले ही बहुत हैं। हमारे दल को नेताओं की आवश्यकता नहीं। अगर आप दुनियादार हैं, बाल बच्चों और गृहस्थी में फंसे हैं, तो हमारे मार्ग पर मत आइए। आप हमारे उद्देश्य से सहानुभूति रखते हैं तो और तरीकों से हमें सहायता दीजिए। सख्त नियंत्रण में रह सकने वाले कार्यकर्ता ही इस आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि दल इस उद्देश्य के लिए छिपकर ही काम करे। हमें युवकों के लिए स्वाध्याय मंडल, स्टडी सर्कल खोलने चाहिए। पैम्फलेटों और लीफलेटों, छोटी पुस्तकों, छोटे छोटे पुस्तकालयों और लेक्चरों, बातचीत आदि से हमें अपने विचारों का सर्वत्र प्रचार करना चाहिए। हमारे दल का सैनिक विभाग भी संगठित होना चाहिए। कभी कभी उसकी बड़ी जरूरत पड़ जाती है। इस संबंध में मैं अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसमें गलतफहमी की संभावना है, पर आप लोग मेरे शब्दों और वाक्यों का कोई गूढ़ अभिप्राय न करें। ये बात प्रसिद्ध ही है कि मैं आतंकवादी रहा हूँ, परंतु मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं एक क्रांतिकारी हूँ जिसके कुछ निश्चित विचार और निश्चित आदर्श हैं और जिसके सामने एक लंबा कार्यक्रम है।
मुझे ये दोष दिया जाएगा, जैसा कि लोग राम प्रसाद बिस्मिल को भी देते थे कि फांसी की कालकोठरी में पड़े रहने से मेरे विचारों में भी कोई परिवर्तन आ गया है। परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार अब भी वही हैं। मेरे हृदय में अब भी उतना ही और वैसा ही उत्साह है और वही लक्ष्य है जो जेल के बाहर था। पर मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हम बम से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से बहुत आसानी से मालूम हो जाती है। केवल बम फेंकना न सिर्फ व्यर्थ है, अपितु बहुत बार हानिकारक भी है। उसकी आवश्यकता किन्हीं खास अवस्थाओं में ही पड़ा करती है। हमारा मुख्य लक्ष्य मजदूरों और किसानों का संगठन होना चाहिए। सैनिक विभाग युद्ध सामग्री को किसी खास मौके के लिए केवल संग्रह करता रहे। यदि हमारे नौजवान इसी प्रकार प्रयत्न करते जाएंगे, तब जाकर एक साल में स्वराज्य तो नहीं, किंतु भारी कुर्बानी और त्याग की कठिन परीक्षा में से गुजरने के बाद वे अवश्य ही विजयी होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। 2 फरवरी 1931।